हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा कि लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें विभिन्न परिभाषा के विभिन्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। विभिन्न पहलुओं में हमने देखा था आर्थिक घटनाएं, पहचान, मापन, अभिलेखन और संप्रेषण, साथ ही संगठन और सूचनाओं से संबंधित उपयोगकर्ता। इनके बारे में अपन यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिए, सबसे पहले पढ़ते हैं 1.11 आर्थिक घटनाएं। व्यावसायिक संगठनों का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है। किससे होता है? आर्थिक घटनाओं से। आर्थिक का मतलब मैंने बताया पैसे कमाने से संबंधित घटनाएं। आर्थिक घटनाओं से क्या तात्पर्य? किसी व्यवसाय संगठन में होने वाले ऐसे आर्थिक लेन देनों से जिसके परिणामों को मुद्रा के रूप में क्या किया जा सके? मापा जा सके। जिसके परिणामों को मुद्रा के रूप में क्या किया जा सके? मापा जा सके। जैसे उदाहरण बताया आपको, देखिए उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण के तौर पर मशीन का क्रय किया आपने, मशीन का क्रय किया यानी कि मशीन को खरीदा, उसकी स्थापित करना है, विनिर्माण के लिए तैयार करना एक घटना है। क्या है? एक घटना। उसकी स्थापना करना और उसे निर्माण के लिए तैयार करना एक घटना है जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन समाहित होते हैं। वित्तीय लेन देन कैसे समाहित होते हैं? जैसे कि आपने मशीन खरीदी, आपने उसका पैसा चुकाया। मशीन का परिवहन, आप मशीन लेके आए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, आपने उसका भाड़ा दिया। मशीन की स्थापना स्थल को तैयार करना, उसके लिए आपने पैसे चुकाए। स्थापना पर व्यय किया और परीक्षण और संचालन के लिए भी आपने पैसा खर्च किया। तो इस प्रकार से लेखांकन किसी आर्थिक घटना से संबंधित स्रोतों के समूह की पहचान करता है। किसी आर्थिक घटना, ये घटना घटित हुई है, क्या हुई है? अपन ने मशीन क्रय की है, तो मशीन क्रय से संबंधित विभिन्न प्रकार के क्या क्या लेन देन हुए हैं, उन लेन देन के बारे में अपने को जानकारी प्रदान करता है। किसी घटना में संगठन एवं किसी बाहर के व्यक्ति के बीच लेन देन है तो इसे बाह्य घटना कहेंगे। क्या कहेंगे? बाह्य घटना। किसी संगठन एवं बाहरी व्यक्ति के बीच किसी प्रकार का कोई लेन देन होता है तो उसे बाह्य घटना कहेंगे। बाह्य घटना के उदाहरण आपको दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से आप। बाह्य घटना के उदाहरण में ग्राहकों को माल का विक्रय करना। विक्रय का मतलब बेचना। आपने ग्राहकों को क्या किया? माल को बेचा। कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करना। कंपनी अपने ग्राहकों को क्या करती है? विभिन्न प्रकार की सेवाएं सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो वो सेवाएं सुविधा उपलब्ध कराना भी वह घटना का एक रूप होगा। आपूर्तिकर्ताओं से माल क्रय करना। आपूर्तिकर्ता कौन? जो अपने को माल की आपूर्ति करते हैं, सप्लायर, ठीक है, तो उनसे माल क्रय करना भी वह घटना होगा। और मकान मालिक को मासिक किराए का भुगतान करना। कहीं किराए पर अपन रह रहे हैं, मकान मालिक को अपन मासिक किराए का जो भुगतान करते हैं तो वो भी एक बाह्य घटना के रूप में होगी। अब ये तो थी बाह्य घटना है। अब आंतरिक घटना में देखिए, आंतरिक घटना एक ऐसी विविध वित्तीय घटना है जो पूर्णतः किसी उद्यम के आंतरिक विभागों के बीच घटित होती है। आंतरिक यानी कि संस्था के अंदर, उपक्रम के अंदर, या कंपनी है या व्यवसाय है, उसके अंदर होने वाली घटनाएं कौन सी घटनाएं कहलाई? ये सभी आंतरिक घटनाएं कहलाई। और कंपनी, संस्था, उपक्रम से बाहर होने वाली घटनाएं क्या कहलाई? बाह्य घटनाएं कहलाई। अब इसका उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण, संग्रहण विभाग द्वारा कच्चे माल कल पुर्जों की विनिर्माण विभाग को आपूर्ति
आपूर्ति, कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान आदि, कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान आदि। तो इस प्रकार से अपनी संस्था के अंतर्गत जो लेन देन हुए वो लेन देन कौन से कहलाए, आंतरिक घटना कहलाए। ठीक है, तो ये थी आपके कौन सी आर्थिक घटनाएं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, पहचान करना, मापन करना, लेखा जोखा एवं संप्रेषण। इनके बारे में अपन यहाँ पर आगे पढ़ेंगे। देखिए, पहचान, इसका अर्थ क्या है यहाँ पर? इसका अर्थ यह निर्धारित करता है कि लेन देनों का अभिलेखन, जो अपन लिखते हैं, अभिलेखन किया जाए, अर्थात इसमें उन घटनाओं को पहचान करना जिनका अभिलेखन किया जाना है, जिनको अपने को पुस्तकों में लिखना है, उनकी क्या करना, उन घटनाओं की पहचान करना है कि इन बातों को, इन घटनाओं को अपने को अभिलेखित करना है। इसमें संगठन से संबंधित सभी क्रियाओं का अवलोकन कर केवल उन्हीं क्रियाओं का चयन किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति की है। जो कौन सी प्रकृति की है? वित्तीय प्रकृति की। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जिसका मापन आप मुद्रा में कर सकते हो, जिसकी प्रकृति कैसी है, वित्तीय है, उन्हीं का आपको यहाँ पर चयन करना है। जिसका आपने कोई मूल्य नहीं चुकाया हो, जिसका आप पैसे में मापन नहीं कर सकते हो, उस घटना का यहाँ पर लेखा नहीं किया जाएगा। जैसे किसी वृद्ध व्यक्ति को आपने रोड पार करवाया तो उसका लेखा यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी घटनाएं जो केवल कैसी प्रकृति की हो, वित्तीय प्रकृति की होती है, उन्हीं घटनाओं को यहाँ पर लिखा जाता है। लेखा पुस्तकों में लिखने का निर्णय लेने से पहले व्यावसायिक लेन देन एवं दूसरी आर्थिक घटनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। जितने भी व्यावसायिक लेन देन है, उन व्यावसायिक लेन देनों का अपन क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, और जो भी आर्थिक घटनाएं घटित हुई है उनका भी मूल्यांकन करेंगे। उदाहरण क्या है अपने लिए, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। मानव एवं संसाधन का मूल्य, मानव एवं संसाधनों का मूल्य, प्रबंधकीय नीति में परिवर्तन अथवा कर्मचारियों की नियुक्ति, ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, लेकिन इनमें से किसी का भी लेखा पुस्तकों में नहीं किया जा सकता। इसमें से किसी का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जा सकता। आपने नए नए मानव संसाधन की नियुक्ति की तो उनका नाम नहीं आ रहा है, प्रबंध की नीतियों में परिवर्तन किया तो उनका लेखा नहीं किया जा रहा है, कर्मचारियों की आप नियुक्ति कर रहे हैं तो उनका लेखा नहीं किया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किससे संबंधित नहीं है, वित्तीय प्रकृति के नहीं। लेकिन इनमें से किसी को भी लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जाता। यद्यपि जब भी कंपनी नकद अथवा उधार क्रय अथवा विक्रय करती है अथवा वेतन का भुगतान करती है तो इसे पुस्तकों में लिखा जाता है। कहने का क्या मतलब बताया आपको कि जब भी कंपनी चाहे नकद खरीद रही है, चाहे उधार खरीद रही है, या बेच रही है, या वेतन का भुगतान कर रही है, तो सब में क्या हुआ, इन सभी को आप पैसे में क्या कर सकते हो, माप सकते हो। जब इन सभी को आप पैसे में माप सकते हो तो इन सभी का आप पुस्तकों में लेखा भी कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका ये बिंदु हुआ पहचान करना लेखों की, फिर उनका मापन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखना, फिर उनका लेखा जोखा करना और आवश्यकता अनुसार सूचनाओं का यहाँ पर क्या करना, संप्रेषण करना। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें से अपन ने पढ़ लिया है अभी, पहचान करना। अब मापने में देखिए, मापने का अर्थ क्या बताया है यहाँ पर, इसका अर्थ मौद्रिक इकाई के द्वारा व्यावसायिक लेन देनों का वित्तीय प्रमापीकरण। मौद्रिक इकाई जिसको मुद्रा में मापा जा सके के द्वारा व्यावसायिक लेन देन जितने भी हुए का वित्तीय प्रमापीकरण, अनुमानों, मौद्रिक आधारों
रुपयों पैसों की इकाइयों का अभिलेखन के लिए प्रयोग। अर्थात मापन की इकाई के रूप में क्या हुआ, पैसा, जिसको अपन किस में माप सकें, पैसे में माप सकें, उसे क्या कहलाया, मापन कहलाया। यदि किसी घटना को मौद्रिक रूप में प्रमापीकरण संभव नहीं, यदि किसी घटना का आप मौद्रिक रूप में प्रमापीकरण नहीं कर सकते हो या मुद्रा के रूप में उसको माप नहीं सकते हो, तो ऐसी स्थिति में उसका यहाँ पर लेखा नहीं किया जाएगा। किसी कारणवश प्रबंधक निदेशक की नियुक्ति, महत्वपूर्ण अनुबंध व कर्मचारियों की बदली जैसी आवश्यक सूचनाओं का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाएगा। तो इसी कारणवश आपको बताया जाता है कि विभिन्न प्रकार के जो प्रबंध निदेशक हैं, उन निदेशकों की जब भी नियुक्ति होती है या कोई महत्वपूर्ण अनुबंध हैं, ऐसे समझौते हैं, या फिर कर्मचारियों की बदली होती है, तो ऐसी स्थिति में उनका या उनसे संबंधित आवश्यक जो सूचना है, उन सूचनाओं का पुस्तकों में क्या नहीं किया जाता, लेखा नहीं किया जाता। तो ये आपका दूसरा बिंदु हो गया मापन, जिसे मुद्रा में मापा जाएगा उसी को लिखा जाएगा, लेखा पुस्तकों में उसी का लिखा होगा। अभिलेखन, इसी में अगला पॉइंट आ रहा है आपके अभिलेखन। जब एक बार आर्थिक घटनाओं की अपन ने क्या कर ली, पहचान कर ली, फिर उसका मापन वित्तीय रूप में हो जाए, तो इन्हें मौद्रिक इकाइयों में लेखा पुस्तकों में काल क्रमानुसार समय के अनुसार तिथिवार, ठीक है, अभिलेखित कर लिया जाता है। तिथिवार अभिलेखित कर लिया जाता है, किस तिथि को यह लेन देन हुआ, तो उस तिथि के अनुसार उसको अभिलेखित कर लिया जाता है। अभिलेखन इस प्रकार से किया जाता है कि आवश्यक वित्तीय सूचनाओं को स्थापित परंपरा के अनुसार सारांश उसका निकाला जा सके और जब आवश्यकता हो तब उसे उपलब्ध किया जा सके। वही इनको इस तरीके से लिखा जाता है पुस्तकों में कि आवश्यकता के अनुसार उसे आसानी से प्राप्त किया जा सके। तो ये हो गया आपका अभिलेखन, जिसमें सूचनाओं की पहचान और मापन के बाद उन्हें तिथिवार काल क्रमानुसार पुस्तकों में लिख लिया जाता है। इसे कहा अपन ने अभिलेखन। संप्रेषण में आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाती है, उन्हें मापा जाता है और उनका अभिलेखन किया जाता है। आर्थिक घटनाओं की पहचान की जाती है, मापा अपन ने, उनका अभिलेखन किया, जिससे प्रसंगानुकूल सूचनाएं तैयार हो सकती है, जिससे आवश्यकता अनुसार अपनी जिस तरह की आवश्यकता होगी उस तरह की आवश्यकता के अनुसार सूचनाएं तैयार हो जाएगी एवं इसका प्रबंधकों एवं दूसरे आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ताओं को, प्रबंधक और आंतरिक एवं बाह्य उपयोगकर्ता, जो संस्था के अंदर हैं वो आंतरिक उपयोगकर्ता, जो संस्था के बाहर है वो बाह्य उपयोगकर्ता होंगे। तो उपयोगकर्ताओं को एक विशिष्ट रूप में संप्रेषण होता है। संप्रेषण का मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान करना। सूचनाओं का लेखा प्रलेखों के माध्यम से नियमित रूप से संप्रेषित किया जाता है। इन प्रलेखों द्वारा दी गई सूचनाएं उन विभिन्न उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी होती है जो उद्यम की वित्तीय एवं प्रदर्शन के आंकलन, व्यावसायिक क्रियाओं के नियोजन, नियंत्रण और समय समय पर आवश्यक निर्णय लेने में रुचि रखते हैं। तो ये सब क्या हो गए, वे उपयोगकर्ता हैं जिनके लिए ये सूचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो उन उपयोगकर्ताओं तक इन सूचनाओं को संप्रेषित किया जाता है। लेखांकन सूचना प्रणाली को इस प्रकार बनाना चाहिए कि सही सूचनाएं सही व्यक्ति को सही समय पर प्रेषित हो सके। सही सूचनाएं सही व्यक्ति को सही समय पर प्रेषित हो सके। कहने का तात्पर्य ये कि सूचनाएं सही होनी चाहिए, सही व्यक्ति तक जानी चाहिए, जिस व्यक्ति को जरूरत है उस व्यक्ति तक जानी चाहिए,
और सही समय पर भी जानी चाहिए, क्योंकि समय बीत जाने के पश्चात उन सूचनाओं का कोई भी महत्व नहीं रह जाता। इसलिए सूचनाओं को सही व्यक्ति को सही समय पर प्रेषित करना होता है। प्रलेख उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को देखते हुए अभिलेखन दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक हो सकता है। उपयोगकर्ता की आवश्यकता के अनुसार अभिलेख जो है दैनिक भी कर सकते हो आप प्रतिदिन, सप्ताह में भी कर सकते हो साप्ताहिक, महीने में एक बार या फिर 3 महीने में एक बार, जैसी आपकी आवश्यकता हो उस तरीके से आप उसका लेखांकन कर सकते हो। इस संप्रेषण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण तत्व लेखापाल की योग्यता एवं कार्य उपयुक्त सूचनाओं के प्रस्तुतिकरण में है। तो इस तरीके से सूचनाओं का अपन क्या कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं। यानी कि अपन ने क्या किया, अपन ने पहचान करी, मापन करा, अभिलेखन किया, संप्रेषण किया, इस तरीके से अपन ने सारा कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 1.13 संगठन। संगठन यहाँ क्या है वो देखिए। संगठन से अभिप्राय किसी व्यावसायिक उद्यम से, उद्यम का मतलब जो व्यवसाय की स्थापना करता है वो व्यावसायिक उद्यम से है, जिनका उद्देश्य क्या है, जिनका उद्देश्य है लाभ कमाना। क्या कमाना, लाभ कमाना अथवा नहीं। क्रियाओं के आकार ये व्यवसाय के संचालन स्तर के आधार पर, संचालन कहें परिचालन कहें के आधार पर यह एकल स्वामित्व इकाई, साझेदारी फर्म, सहकारी समिति या कंपनी, ये सब क्या है, ये सब यहाँ व्यवसाय के स्वरूप है। क्या है, स्वरूप। एकल स्वामित्व, साझेदारी फर्म, सहकारी समितियां, कंपनी, स्थानीय निकाय, नगर पालिका अथवा कोई अन्य संगठन हो सकता है। ये सब क्या है, ये सब संगठन है, व्यावसायिक संगठन के स्वरूप होते हैं। इसी में अंत में 1.14 सूचनाओं के इच्छुक उपयोगकर्ता। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि उपयोगकर्ता के बारे में अध्ययन आगे करेंगे, तो देखिए उपयोगकर्ता। लेखांकन का संबंध व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं के संप्रेषण से है। व्यवसाय की वित्तीय सूचना, वित्त संबंधित, पैसे संबंधित सूचना से है तथा इससे व्यवसाय की भाषा भी कहा जाता है। व्यवसाय की क्या कहा जाता है, भाषा भी कहा जाता है। अनेक उपयोगकर्ताओं को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वित्तीय सूचनाओं की आवश्यकता होती है, और जितने भी संस्था या संगठन या कंपनी संबंधित उपयोगकर्ता हैं और उन उपयोगकर्ताओं को यदि कोई निर्णय लेना होता है तो उसके लिए महत्वपूर्ण सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इन उपयोगकर्ताओं को कितने वर्गों में बांट दिया, इन उपयोगकर्ताओं को 2 वर्गों में बांट दिया। 2 वर्ग कौन से, जैसे कि अपने पहले पढ़ लिया अपन ने, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता में कौन कौन शामिल है, देखिए। आंतरिक उपयोगकर्ता में मुख्य कार्यकारी जो अधिशासी होता है, मैं मुख्य कार्यकारी प्रबंधक, वित्तीय प्राधिकारी, उपप्रधान, व्यावसायिक इकाई के प्रबंधक, संयंत्र प्रबंधक, स्टोर प्रबंधक, लाइन पर्यवेक्षक, ये सब क्या हो गए, ये सब आंतरिक उपयोगकर्ता हो गए, जो संस्था के अंदर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं या जिन्हें सूचनाओं की जरूरत होती है। बाह्य उपयोगकर्ता कौन है, वर्तमान में एवं भावी निवेशक। निवेशक कौन, जो व्यवसाय में निवेश करेंगे, एक प्रकार से कहें तो शेयर धारक, शेयर होल्डर। शेयर के बारे में पढ़ा ही होगा आपने न्यूज़पेपर में इनमें कि कभी कि शेयर के भाव ज़्यादा हैं, शेयर के भाव कम हैं, ऐसे। लेनदार, लेनदार जो मांगने वाले हैं, कंपनी संस्था से मांगने वाले, उन्हें क्या कहा गया है यहाँ पर,
लेनदार। लेनदार में कौन? बैंक हो सकता है एवं अन्य वित्तीय संस्थान हो सकते हैं जिनसे आपने कुछ लिया है, वो लेनदार। ऋण पत्र धारक और दूसरे ऋणदाता। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब लेनदार। तो इनको भी आपकी कंपनी संबंधी सूचनाओं की आवश्यकता यहां पर होती है। कर अधिकारी, जो टैक्स लेने वाला अधिकारी, वो नियमन एजेंसी। नियमन एजेंसी में आपको बताया कंपनी के मामलों का विभाग है, जैसे रजिस्ट्रार है, कंपनी रजिस्ट्रार, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड से भी है, श्रम संगठन, व्यापारिक संघ है, स्टॉक एक्सचेंज है, ग्राहक है। ये सब क्या है? ये सब नियमन एजेंसी, यानी कि कहें तो वाहन उपयोगकर्ता। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि कंपनी के आंतरिक उपयोगकर्ता कौन होंगे और बाह्य उपयोगकर्ता कौन होंगे। लेखांकन का मूल उद्देश्य निर्णय लेने के लिए उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना। मूल उद्देश्य क्या है लेखांकन करने का? कि कभी भी कोई भी निर्णय लिया जाए तो उस निर्णय के लिए आवश्यकता अनुसार उपयोगी सूचनाएं उपयोगकर्ता को उपलब्ध करा दी जाए। यह साध्य को प्राप्त करने का साधन है। साध्य को प्राप्त करने का साधन, और वह साध्य है निर्णय जिसे उपलब्ध लेखांकन सूचनाओं से सहायता मिलती है। कोई भी निर्णय कर रहे हैं तो उस निर्णय को करने में लेखांकन अगर सूचना अपने को और मिल जाए तो उससे निर्णय लेने में बहुत ही आसानी रहती है। आप लेखांकन सूचनाओं के प्रकारों एवं इसके उपयोगकर्ताओं के संबंध में इस अध्याय में आगे भी पढ़ोगे। कहने का मतलब आपको इसके जो उपयोगकर्ता हैं, लेखांकन सूचनाओं के जो प्रकार हैं, उपयोगकर्ताओं के बारे में डिटेल से आगे इस अध्याय में अध्ययन करवाया जाएगा, जो आपको नेक्स्ट आगे के टॉपिक में पढ़ाया जाएगा।